नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। अशोक गहलोत और पायलट का युद्ध शांत करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, इस खबर की अहम जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। आगामी चुनावों को लेकर आज दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे और इस दौरान सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में अन्य 30 नेता गण भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत इस बैठक में वर्चुअली माध्यम से जुड़े, क्योंकि अशोक गहलोत के पैर में चोट की वजह से वो दिल्ली नहीं आ सके। तो आपको बता दें, आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर ये बैठक की गई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही इस बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मनाने के लिए भी, एक दूसरे की दूरियों को कम करने के लिए भी इस बैठक में चर्चा हुई। फिलहाल इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि राजस्थान में दोबारा से सरकार कांग्रेस की बनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता राजस्थान को दोबारा से मौका देगी। और इसके साथ ही इस बैठक से पहले कई तरह के मायने निकाले जा रहे थे कि इस बैठक में अशोक गहलोत को कोई डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या उन्हें कई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस बैठक के कई सारे मायने निकल के आए, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की चाचा भतीजे की बगावत के बाद लगातार कई राज्यों के में उथल पुथल मची हुई है, जिसके चलते जो नेता आपस में जिनकी बन नहीं रही है, उनको लेकर आला कमान की तरफ से उनकी चर्चा को लेकर मनाने का काम किया जा रहा है, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी के चलते आज राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हुई और बैठक में कई तरह के तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही इस बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मनाने के लिए भी कवायद की गई। आपको बता दें, इससे पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत की हमेशा से तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसके लेके बीजेपी लगातार हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रहती है। वहीं इससे पहले भी कई तरह की मीटिंग के बाद दिल्ली में एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब सब कुछ ठीक है। लेकिन आज फिर ये बैठक हुई और इस बैठक में अशोक गहलोत को कई जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही आने वाले चुनाव में उन्हें प्रदेश प्रभारी भी सौंपा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसके बाद ही क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षित चौधरी, इंडिया वॉइस। महाराष्ट्र के पवार परिवार की सियासी जंग दिल्ली तक पहुंच गई है। इस खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी की बैठक हो रही है। बता दें कि कार्यकारिणी की ये बैठक बताई जा रही है, उसमें 13 सदस्य मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद में भी अजीत पवार का जो खेमा है वो भी जो है सक्रिय हो रहा है। दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी की बैठक शुरू हो गई है। पीसी चक्र, चितेंद्र अवार्ड, फौजिया खान और वंदना चाणक्य समेत 13 एनसीपी के नेता बैठक में मौजूद हैं। शरद पवार के घर पर एनसीपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। एनसीपी चीफ ने दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। शरद पवार के लिए अजीत पवार की रिटायरमेंट वाली टिप्पणी पर भी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने कहा है कि क्या वह सिर्फ कहने के से रिटायर हो जाएंगे? क्या कोई बूढ़ा आदमी राजनीतिक में कभी रिटायर होता है? राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। अजीत पवार के शरद पवार से रिटायरमेंट वाली सलाह पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वह उसे कड़वाहट को दर्शाते हैं जो वर्ष से घर कर रही थी हो सकती थी और पार्टी के प्रबंधन में पवार साहब की कुछ खामियां हो रही हों कि उन्हें लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें दरकिनार कर दिया है, अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ भी पारिवारिक विवाद राज्य में राजनीति को प्रभावित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री और आरपीपी के चीफ रामदास अठावले ने अजीत पवार से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि आज अजीत पवार से मिले हैं, उन्होंने सही निर्णय लिया है। मैं कई वर्ष से उनके साथ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या दलित या पीएम मोदी को सभी समर्थन प्राप्त होता है। अजीत पवार ने मुझे बताया कि उनके मन में यह विचार काफ़ी समय से था। बीजेपी के साथ आने के लिए 2 से 3 बैठकों में एनसीपी के भीतर भी हुई हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। एनसीपी अजीत पवार गुट नेता भी छानबूझ कर दावा किया है कि उनके पास 43 विधायक हैं। कुछ विधायक देश के बाहर हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ रात को अजीत पवार से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिल्ली पहुंच गए हैं तो उन्होंने ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उन्होंने 7
सुलह भी पहुंचाई है। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने दिल्ली के एनसीपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया है। इसके ऊपर बड़े अक्षरों में गद्दार लिखा गया है। बैकग्राउंड में बाहुबली पार्टी 1 फिल्म का कटप्पा और अमरिंदर बाहुबली को पीछे चाकू मारने वाला सीन भी छापा हुआ है। दिल्ली में शरद पवार ने आज एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो बुलाई थी। बैठक में साफ तौर पर अजीत पवार पे भी उन्होंने निशाना साधा है। कहा है कि जिस तरीके से अजीत पवार ने उनको धोखा दिया है, तो धोखा देने के बाद अब इस तरह 13 सदस्य जो हैं मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी शरद पवार साफ तौर पर कहा जा रहा है कि शरद पवार ने सभी कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का कार्य भी किया, लेकिन उसके बाद में साफ तौर पे यही देखा जाता है कि आखिरकार जिस तरीके से अजीत पवार ने उनको इतना बड़ा धोखा दिया है, धोखा देने के बाद अब शरद पवार पूरी तरीके से जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखी गई, जल जमाव की समस्या देखी गई। ऑफिस जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद किस प्रकार का रहा माहौल, इसी को बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। एनसीआर में जोरदार बारिश के बाद लोगों को हुई काफी परेशानी। बता दें कि आपको जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद सड़कों पे पानी भरा रहा है, तो जहां कहीं जाम की स्थिति बनी रही। मेट्रो स्टेशनों के नीचे पानी से जो सड़क थी वो तालाब बन गई, लेकिन उसके बाद भी लोगों को काफ़ी आने जाने से परेशानी होने लगी। लेकिन उसके बाद भी मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 4 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है, क्योंकि गर्मी जो पड़ रही है, गर्मी होने के बाद ही उस तरीके से बारिश पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हुई, बारिश होने के बाद रोडों पे जाम मिला, तो जामों के बाद लोगों को और दफ्तर आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। पंजाब में सुनील जाखड़ को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। पार्टी के अंदर काफी नाराजगी देखी जा रही है। इस खबर की अहम जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रही है। इसी संदर्भ में बीजेपी ने कुछ दिनों पहले 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, और ऐसे में अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में सुनील जाखड़ को इसका पद दिया गया, और इसके बाद से जो बगावती तेवर पंजाब में है वो दिखना शुरू हो चुके हैं। बता दें कि विरोध लगातार इसका जताया जा रहा है, और बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण नांगड़ ने साफ तौर पर कह दिया है कि तमाम वो व्यक्ति, तमाम वो सांसद, तमाम वो विधायक जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, उन सबको दरकिनार करते हुए आपने सुनील जाखड़ को जगह दी है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और इसी को देखते हुए बता दें कि अरुण नांगड़ ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक अरुण नारंग ने कहा है कि पार्टी में 40 से 50 साल के अनुभवी कार्यरता है और उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, भावना को नहीं समझा जा रहा। मुझे उनके साथ कोई रंज या गर्ज नहीं है, लेकिन पार्टी के साथ पूरी नाराजगी। अरुण नांगड़ ने कहा है कि अरुण नारंग ने कहा है कि आने वाले समय में पार्टी को शुभकामनाएं दी भी है। उन्होंने आगे कहा है कि पार्टी में काम नहीं करूंगा, लेकिन ये सच्चा कार्यकर्ता बनके देश के साथ मोदी जी के नाम पर पार्टी को आगे सहयोग करता रहूंगा। आपको बता दें कि पूर्व विधायक अरुण नारंग ने सुनील जाखड़ को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में करारी मात दी थी। साल 2022 में जाखड़ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पंजाब में उन्हें बड़ा हिंदू चेहरा माना जाता है। उनके पिता बलराम जाखड़ कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने रहे और लोकसभा स्पीकर भी बने थे। बता दें सुनील जाखड़ वही शख्स है जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। तो अब ऐसे में बीजेपी नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी तमाम कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए तमाम विधायकों को और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रही है, और इसी बात से पता चलता है कि बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से लगातार अपने कदम जो है वो बढ़ाते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना से आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ बोला, इसी को बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी पर बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अब इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, और बेंगलुरु में जाने के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी की विदाई के लिए तैयारी करेंगे।
कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी की विदाई की जाए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उन्होंने साफ कहा है कि अब इस बार प्रधानमंत्री मोदी की विदाई होगी। इसके लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं। मैं जा रहा हूं ब्लड जांच कराने, दिल्ली में ब्लड जांच होता है, इसलिए मैं ब्लड जांच कराने के बाद जब फिर से एक बार पटना आऊँगा तो उसके बाद बेंगलुरु जाऊँगा और बेंगलुरु जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की विदाई की तैयारी करनी है। तो साफ आरोप लगाया है लालू प्रसाद यादव ने, साफ हमला बोला है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। बीते बुधवार को भी आरजेडी ने 27वें स्थापना दिवस पर भी जमकर बरसे थे। लालू यादव ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी में तंज कसा था, कहा था उखाड़ के फेंक दे जब तू ना रहब तब का होई, नरेंद्र मोदी सोच ला। लालू ने कहा कि हम लोग फूल माला बेचकर जी लेंगे। बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। इसका सफल नतीजा भी दिखा। पटना में कई दलों के नेता जुटे और एक साथ बैठक की रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे विपक्षी एकता बनाकर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाया जाए। इस बैठक के बाद कहा गया था कि दूसरी बैठक भी होगी। पहले ये दूसरी बैठक शिमला में होनी थी, लेकिन बाद में बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया है। इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाई जाएगी। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए। उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदाई की तैयारी करनी है। मैं दिल्ली जा रहा हूं ब्लड चेकअप के लिए। ब्लड चेक कराने के बाद मैं पुनः लौटूंगा पटना और उसके बाद बेंगलुरु जाऊंगा। बेंगलुरु मीटिंग जो होगी उसमें प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की रणनीति बनेगी कि कैसे 2024 में पीएम मोदी को हटाया जाए। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदेश यादव। चोरों के लगातार हौसला बुलंद है। जिस तरीके से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, उस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। चोरों ने बीती रात जो है एक ही मोहल्ले के 4 घरों को निशाना बनाया है, जहां से लाखों रुपए की जेवरात, नकदी और जेवरात लेकर चोर फरार हो गए हैं और वहां से 1 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हुए। एक चोरों ने एक घर को पीछे से दीवार को काटकर आड़ा लगाकर चोरी घटना को अंजाम दिया। वहीं एक को गेट तोड़कर चोरी एक घर में की है, जिससे वहाँ भी लाखों रुपए की जेवरात को लेकर चोर रफू चक्कर हो गए हैं। उसके बाद जो है लगातार पुलिस को सवालिया निशान लग रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, पुलिस को सूचना देने के बाद भी जो है पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। यहाँ तक 2 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे मोहल्ले के लोगों में भारी पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। मामला जो है कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से इंडिया वॉइस के लिए आदेश यादव। आगरा में कपड़ा व्यापारी के साथ लूट का मामला सामने आया है। क्या है पूरी खबर, इसी खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष गर्ग। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल मैं बता दूं, आगरा में एक कपड़ा व्यापारी के साथ 20,000 रुपये नकदी, एक चैन, एक अंगूठी की लूट की गई है। यह लूट दिल्ली से व्यापारी जब वापस लौट रहा था तो उसने एक ऑटो में पकड़ा और ऑटो से अपने घर की तरफ निकल रहा था। तो वहीं अज्ञात 4 लोग पहले से ऑटो में सवार थे, उन्होंने इस लूट को अंजाम दिया। जब लूट का विरोध किया तो व्यापारी के साथ तमाम तरह की मारपीट की गई थी और बेहोशी की हालत में रोड पर छोड़ दिया था। उसके बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसे, उसके बाद पुलिस ने उसके बयान पर मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई में जुटी। लेकिन आगरा में सभी कहावत बैठती है कि अपराधी मस्त और पुलिस मस्त होती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिर ऐसे अपराधियों पर पुलिस कब तक लगाम कस पाएगी, क्योंकि लगातार आगरा से तमाम जो खबरें निकल कर जाती हैं, कहीं लूट की, कहीं चोरी की, कई दबंगोई, मतलब तमाम जो कह सकते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं पुलिस मस्त होती हुई नजर आ रही है और बदमाश मस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, मुकदमा तो दर्ज किया गया है, मुकदमा के बाद क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर पाएगी और कब तक ऐसे बदमाशों की गिरफ्तारी हो पाएगी। मैं मनीष गर्ग, इंडिया वॉइस के लिए आगरा। उत्तर प्रदेश के बलिया में टमाटर और तमाम सब्जियों के दाम साथ में आसमान पर हैं। बलिया में किस प्रकार हैं सब्जियों के दाम, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश। सब्जियों के दाम काफी महंगे हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अत्यधिक गर्मी होने की वजह से हरी सब्जियां सूख गई हैं, जो कि मार्केट में उस सब्जियों का आना कम हो गया है और खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है।
अगर देखा जाए तो अगर हरी मिर्च की बात की जाए, अगर टमाटर की बात की जाए, अदरक की बात की जाए, तो इस सब सब्जियों के दाम इस तरह से बढ़ गए हैं कि जो आम लोग हैं उनके थाली से दूर होते हुए सब्जी नज़र आ रही है। वहीं पे सब्जी महंगा होने को लेकर के यूपी सरकार के जो मंत्री हैं जयशंकर सिंह, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लाभ ले रहे हैं तो किसानों को लाभ लेने दीजिए। यानी कि सब्जियों का दाम अगर बढ़ गया है तो किसानों को लाभ मिले, सब्जियों का लाभ मिले। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अनुमति दिया है कि यहाँ पे बलिया में एक ऐसा पैकेजिंग हाउस बनाया जाएगा जहाँ पे कि सब्जियाँ यहाँ से जो है सब बाहर भेजी जाएंगी नाव से, स्टीमर से, और किसानों को उससे लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनको यह सब्जियाँ लेने में और खाने में जो है सब्जियाँ जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो सब्जियाँ जो है थाली से लोगों के दूर होते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अगर इस तरह का मंत्री जी का जो बयान आया है यूपी सरकार के कि जहां उन्होंने कहा कि किसानों को लाभ मिला है, तो एक तरह देखा जाए तो किसानों को लाभ तो जरूर मिल रहा है, लेकिन जो खरीदने वाले हैं, जो खाने वाले हैं, वो कैसे खरीदें और वो कैसे खाएं, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। सुरेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। गाजियाबाद में बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। किस प्रकार के हालात हैं बारिश के बाद, इसी खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता नदीम शाहीन। गाजियाबाद में पहली बरसात ने नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। आपको बता दें, गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ रोड पर गौशाला फाटक में आए दिन पानी की शिकायत से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से पहली बरसात ने ही गौशाला फाटक को पूरी तरीके से भर दिया है। जिसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि गौशाला फाटक पर जो 20 सालों से हादसे होते नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। हालांकि इस बार जो मेयर बनी है उन्होंने दावा किया था कि गौशाला फाटक पर पानी नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि गौशाला फाटक पर नगर निगम की पोल खोल कर रख दिए, जिससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो गौशाला का फाटक है उसके ऊपर जो रेलवे ट्रैक है उस पर कहीं ना कहीं लोगों का आवागमन शुरू हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोग की जान को खतरा हो सकता है। हालांकि कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गौशाला फाटक का जो रेलवे ट्रैक है उसको पार कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए लोगों को राहत देने की कोशिश की है। अपने सहयोगी माशिद के साथ मैं नदीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। सिद्धार्थनगर में नदी के नियम को दरकिनार कर कूड़ा घर बनाया गया, जो कि तमाम परेशानियों को वहां पर डाल रहा है। इस खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश। सिद्धार्थनगर जिले के खड़वा के पास जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वहां सड़क बनाई गई और बगल में ठोकर भी बनाए गए, जिसमें सिंचाई विभाग की उसमें लापरवाही उजागर हुई। अभी हाल ही में बारिश हुआ, जिसकी वजह से वहां जो ठोकरें लगाई गई थी सिर्फ मिट्टी डाल दिया गया था सिंचाई विभाग द्वारा, वो मिट्टी बह गई। अब बाढ़ की चपेट में आने से वहां के लोग, वहां के निवासी, गांव के लगभग दर्जनों गांव के लोग भयभीत हैं। अब मामला यह है कि सिंचाई विभाग अगर पहले से नहीं चेता तो बाढ़ आने से लगभग दर्जनों गांव तबाह हो जाएंगे, बाढ़ में समा जाएंगे। जिस तरह से वो कटान इतनी तेज़ी से हो रहा, अभी 3 दिन से लगातार हुए बारिश में इस तरह की कटान हो गई है, जो कि सिंचाई विभाग द्वारा वहां ठोकर लगाने का काम किया गया था। सिर्फ मिट्टी डाल दिया गया वहां पे और वो मिट्टी बह के नदी में चली गई है और वहां जबकि वो पत्थर लगाना चाहिए, जबकि दर्जनों गाँव वहाँ बसे हुए हैं नदी के किनारे। लेकिन इस तरह से सिंचाई विभाग ने कार्य किया है, जो कि अब वो भयभीत है। वहाँ के जो निवासी हैं, सिंचाई विभाग द्वारा वहाँ बनाए गए ठोकर जो है वहाँ की शिकायतें भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर पहले से नहीं चेता विभाग तो जिम्मेदार अधिकारी नहीं ध्यान दिए तो ये दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता है, जिस तरह से ये कटान हो रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। रायबरेली में डीएम और एएसपी ने गोकना गंगा नदी घाट का आज निरीक्षण किया। किस प्रकार के हालात रहे, क्या कुछ वहां पर देखा और क्या कुछ एडवाइस वहां के अधिकारियों को दी, इसी खबर को बता रही है हमारे सहयोगी राजू तिवारी। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव व एसपी आलोक प्रियदर्शी के द्वारा आज गंगा घाटों का निरीक्षण किया गया।
आपको बता दें कि गंगा घाटों पर साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाने के लिए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव व एसपी के द्वारा जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु होंगे, जो कांवड़ यात्री होंगे, उनको यहां पर आने जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए गंगा घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती व बैरिकेडिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के अन्य पुख्ता इंतजाम किए जाएं और वहीं पर मौजूद खंड विकास अधिकारी व डीपीआरओ को भी सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने कहा है कि गंगा घाट पर किसी तरह की अव्यवस्था न होने पाए और साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, यहां पर सफाई कर्मियों की तैनाती की जाए और कहीं पर कोई अव्यवस्था न होने पाए जिससे कि कांवड़ियों को कोई असुविधा हो। इसको लेकर सभी जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें यहाँ वहीं पर मौजूद एसपी आलोक प्रियदर्शी के द्वारा कहा गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था को उचित प्रबंध किए जाने के लिए जो जिम्मेदार वहां पर थे उनको भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि कांवड़ियों को आने जाने में किसी जाम का सामना न करना पड़े और वो सुचारू रूप से अपनी यात्रा को पूरा कर सकें। और आपको बता दें रायबरेली जिले में धारा 144 भी लगी है जिसको पालन कराने के लिए जिम्मेदारों को भी उन्होंने निर्देश दिया है। हालांकि आपको बता दें इस दौरान वहां पर डीपीआरओ, खंड विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी व जो वहां पर और भी जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सीएम योगी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस खबर को बता रहे हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 123वीं जयंती लखनऊ के सिविल अस्पताल में मनाई गई। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहे, साथ ही साथ डॉक्टरों का जो पैनल था वो भी मौजूद रहा। हालांकि लखनऊ के सिविल अस्पताल में श्यामा प्रसाद की प्रतिमा पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माला अर्पण किया और उनके विचारों को साझा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धारा 370 हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कहा यह जा सकता है कि आज 123वीं जयंती जिस तरीके से लखनऊ में मनाई गई है श्यामा प्रसाद की, वो काफी अहम देखी जा रही है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।